बेटा ये लेक्चर जो है वो हमारा ऑलरेडी जो क्लास में हुआ था, अभी तक मुझे नजर आ रहा है सिर्फ 19 बच्चे जो है वो ऑन टाइम है। तो लिंक आपको शेयर्ड हो चुका है। एक 2 मिनट हम पिछले वाले लेक्चर का रिवीजन करते हैं ताकि बच्चे जो है वो मैक्सिमम साइन इन हो सके, और फिर आज का लेक्चर जो है वो हम शुरू करते हैं प्रॉपर। तो अगर हम पिछले लेक्चर का खुलासा जो है वो थोड़ा सा देख लें, तो उसमें ये था कि हमने पढ़ा था कि जी ये एक टोटल शादी हाल हमने लिया था कि अगर उसकी विड्थ आपको 90/60 गिवन हो और आपको कहा जाए कि इसको आपने डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के हवाले से दो ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे कि पॉसिबल हैं। एक ये कि अगर क्लाइंट ये कहे कि इस हाल के अंदर मुझे बिल्कुल कोई कॉलम नहीं चाहिए, तो तब क्या होगा। या अगर क्लाइंट आपको कहे कि जी आपकी मर्जी है लेकिन कम से कम कॉलम दे ताकि जगह जो है वो ज्यादा ना घेरे ये कॉलम। तो पहले वाले ऑप्शन जो कि आप लोग पढ़ चुके थे उसको हमने साइड पे रखा और दूसरे वाले ऑप्शन को हमने चूज किया, जिसमें से हमारे पास ये था कि जी अगर हम मिनिमम कॉलम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो मिनिमम कॉलम के लिए हमने ये किया कि हमने सिर्फ इसमें 2 कॉलम लिए और 2 कॉलम के साथ हमने इसमें से डिजाइन जो है वो आप लोगों को शुरू कराया। 2 कॉलम के साथ हमने 2 कॉलम के ऊपर एक गर्डर दिया हुआ था और उस पे लेटरल डायरेक्शन के अंदर जो है वो बीम जो है वो सपोर्टेड है। इनिशियल डेटा ऑफ द क्वेश्चन जो है बच्चे, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता चलूं कि आज अभी क्योंकि 21 पार्टिसिपेंट हो गए, मैं इसको आपको इनिशियली थोड़ा सा ये लेक्चर ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि तब तक मैक्सिमम बच्चे जो है वो साइन इन हो सकें। उसके बाद जो है वो हम प्रॉपर पिक्चर की तरफ आते हैं। तो ये समरी है जो हमने अभी तक इस लेक्चर का, आपके लिए तमहीद है पिछले लेक्चर के साथ। तो ये हमने कहा कि गर्डर है जो 90 फुट वाले साइड पे रन कर रहा है और उसके ऊपर जो बीम पड़े हैं उस बीम में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बीम्स जो है वो 10 फुट का है। और आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी अर्ज कर देता हूँ कि जो बीम्स होते हैं इसको हम नॉर्मली अलोंग द शॉर्टर डायरेक्शन डालते हैं, क्योंकि लोड जो है वो शॉर्टर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए अगर आप इस फिगर के अंदर देख लें तो ये बीम्स आपको शॉर्टर डायरेक्शन में दिखेंगे। इसी तरह किसी भी, मैंने आपको बोला है कि रेक्टेंगुलर शेप कंस्ट्रक्शन हो तो उसमें जो क्रिटिकल सरिये होते हैं वो शॉर्टर डायरेक्शन के सरिये जो है वो क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि लोड जो है वो उस डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है। अब जो बीम है वो गर्डर के ऊपर पड़ा हुआ है, लिहाजा अगर आपको समझना है तो पहले स्लेब जिसको हम छत बोलते हैं वो लोड लेगा, वो गर्डर को ट्रांसफर, ये बीम को ट्रांसफर करेगा, बीम सारा लोड जो है वो गर्डर को देगा और गर्डर इसको कॉलम में और कॉलम इसको फुटिंग में लेके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये इसका लोड ट्रांसफर पाथ है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि फॉर स्ट्रक्चर लोड ट्रांसफर पाथ डिफाइन करे तो लोड इस तरह से ट्रांसफर होता है। अब आपको पहले भी आपको समझाया है मैंने, फिर बता रहा हूं कि लोड के ट्रांसफर होने में और क्रिटिकलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। लोड ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, लेकिन जब हम एज इंजीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल फाउंडेशन होती है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा क्रिटिकल कॉलम्स होते हैं, उसके बाद बीम और फिर सबसे एंड पे स्लेब आता है। तो ये उल्टा चलता है। मीन अगर आप लोड ट्रांसफर की बात कर रहे हो तो आप ऊपर से नीचे की तरफ इन स्ट्रक्चर जाते हो, अगर आप उसके क्रिटिकल होने की बात करते हो या आप किसी को ये समझाते हो कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल से मतलब आप कह लें इंपॉर्टेंट है या उस पर ज्यादा फोकस रखना की जरूरत है, तो वो उलट हिसाब से होता है। पहले फाउंडेशन की तरफ आप ध्यान देते हैं, अगर फाउंडेशन आप मजबूत उठा लेते हैं तो फिर आप कॉलमों पे ध्यान देते हैं, अगर कॉलम भी आप मजबूत उठा देते हैं तो फिर थर्ड प्रायोरिटी पे आपके बीम होते हैं और सबसे लास्ट लास्ट के ऊपर स्लेब होते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमने सीआई कोड जो कोएफिशिएंट मेथड है उससे हमने स्लेब डिजाइन किया बच्चा। स्लेब में आप लोगों ने पढ़ा कि स्लेब कैसे डिजाइन होता है, उसमें कौन से फैक्टर हैं जो आपने देखने हैं, और फिर उसके बाद जो है आपने स्लेब के लिए 2 किस्म के डिजाइन किए। 2 किस्म के डिजाइन से मतलब मुराद ये है, पहले आपने उसके लिए लोड निकाला बच्चा।
लोड के लिए ये टेबल आपको जो भी स्क्रीन पे शेयर्ड है आपको नजर आ रही होगी, इस तरह से हमने लोड कैलकुलेट किए। We first calculated the weight for the slave, then we calculated the load for the mud, and then for the tiles, and then the cumulative load which is acting on the slave. So the cumulative load turned out to be 0.125. Then the service load for a structure given in the question was 40 psf. When we converted the 40 psf into ksf, so 40 divided by 1000, the answer turned out to be 0.04. Now the service load is the actual load which is acting on the structure. जो असल लोड होता है बगैर फैक्टर्ड, उस लोड को हम बोलते हैं सर्विस लोड। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, कोड डजंट अलाउ टू यूज द सर्विस लोड। We have to factor the service load. So the factored load for the structure is 1.2 dead load and 1.6 live load. बेटा अभी तक सारे जो मैं बता रहा हूँ ये पिछले लेक्चर का खुलासा बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अभी तक भी ऑनलाइन सिर्फ 27 बच्चे हैं, तो हम ये जो बच्चे भी जिन्होंने ज्वाइन किए उनके लिए बता रहा हूँ कि पिछले वाले लेक्चर का थोड़ा सा आपको आउटलुक दे रहा हूँ ताकि आप आज के लेक्चर के साथ कनेक्टेड हो जाए। फिर मैंने आपको ये फिगर बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि जी ये फिगर है जिसमें एसीआई कोएफिशिएंट मेथड जो है वो गिवन है, एसीआई कोड है। मैंने आपको कोड का चैप्टर भी बताया कि चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर आपसे शेयर किया था, 490 कुछ पेज था, वो तस्वीर मैंने आपके ग्रुप में शेयर की है। उस पेज के ऊपर ये वाली डायग्राम अवेलेबल है और इसका पढ़ने का तरीका क्या है इन्होंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर के एंड पे कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन वेरी होंगे तो ये कोएफिशिएंट जो हैं ये भी वेरी होंगे। अब यहाँ पे स्लेब के कोएफिशिएंट गिवन है बच्चा, ये कोएफिशिएंट मेथड ऑफ द सॉल्विंग द मोमेंट जो है ये स्लेब के लिए भी यूज होता है और बीम के लिए भी यूज हो रहा है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो इसके कोएफिशिएंट का डिफरेंस है। सही है बच्चा? तो यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट जो है वो आपको गिवन है और कोएफिशिएंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 0 है एंड के ऊपर, 1/11 है जो एक्सटीरियर स्पैन है उसके मिड पे, और एक्सटीरियर जो स्पैन है उसका जो लेफ्ट साइड होगा उस पे 1/12 का मूवमेंट आएगा। तो इंटीरियर स्पैन के दोनों साइड पे 1/12 सही है, और जो एक्सटीरियर स्पैन है बाहर वाले साइड का जो स्पैन है उसको एक्सटीरियर बोल रहे हैं, जो अंदर वाले साइड पे है उसको इंटीरियर बोल रहे हैं। तो जो एक्सटीरियर स्पैन है वो हमारे पास जो है वो आ रहा है कि उस पे मोमेंट है 1/11, और जो इंटीरियर स्पैन है उसके मिड के ऊपर मोमेंट है 1/16। अब आपको मोमेंट के सॉल्व करने का सिंपल प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है कि पहले कोएफिशिएंट होता है and you have to multiply the coefficient with the dead load या with the factored load divided by ln, and ln is the clear span of the structure। clear span के लिए हमने आपको समझाया था कि code is giving us the two limitation। in limit number 1 the code says that the center to center distance between the structure, and in the second clause of the code it says that clear span plus depth of the member। in the case of the slab the depth of the member is the depth of the slab, and in the case of the beam the depth of the member is the depth of the beam। beam का केस सॉल्व करेंगे तो depth of the member से मुराद होगा depth of beam, slab सॉल्व करेंगे तो depth of the member से मुराद होगा depth of the slab। तो लिहाजा ये डिपेंडेंट है कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चूंकि अभी इस सवाल में हम स्लेब सॉल्व कर रहे थे इसलिए ln जो है वो क्लियर स्पैन प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर जो कि स्लेब की डेप्थ थी वो थी, उन दोनों को आपने ऐड किया तो सिंपल फॉर्मूला है 1/8 WL²। ये हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, अगर हमने मोमेंट निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। उनमें 1/8 जो है वो कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1/12 जो है वो इसका कोएफिशिएंट है और ये मल्टीप्लाई हुआ है इस पेन के साथ। तो ये आपने एक्सटीरियर इंटीरियर मोमेंट कैलकुलेट की, एक्सटीरियर इंटीरियर मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद आपने ए एस मिनिमम फाइंड किया, फिर आपने ए एस मैक्सिमम फाइंड किया। जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी ए एस मिनिमम की और ए एस मैक्सिमम की उनको आपस में कंपेयर किया
और कंपेयर करने के बाद आपने उसकी वैल्यू को जो है वो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड निकालना और उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड बार्स निकालना और लॉन्गिट्यूडनल बार निकालना, ये एक ही चीज है। और जो मेन बार है वो हम कहते हैं जिस डायरेक्शन में लोड आ रहा हो बच्चा। तो जो मेन बार होते हैं वो उनके लिए मिनिमम जो स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है वो ये वाली है 3 इंच और 18 इंच की। और जो हमारे पास टेम्परेचर बार है या जिसको टेम्परेचर बार भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी बोलते हैं, श्रिंकेज बार भी बोलते हैं, ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो ये है 5 HF और 18 इंच की। तो आपने ये चेक लगाने हैं। इन फ्रॉम दीज चेक्स यू विल इजीली बी एबल टू फाइंड आउट कि मेन रीइंफोर्समेंट की लिमिटेशन ऑफ द स्पेस क्या है एंड what is the limitation of the spacing for the distribution bar or the shrinkage bar or the temperature bar। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभार एग्जाम में मुख्तलिफ नाम से आपको दे दिया जाता है, तो फिर आप में से बहुत सारे बच्चे ये तो कहते हैं कि जी हमें पढ़ाया नहीं गया। तो एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम, तो आप ये चीजें कैलकुलेट कर देते हो। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में बीम के हवाले से पढ़ा था जिसमें आपने एक न्यूमेरिकल खुद भी सॉल्व किया था। बीम के डिजाइन पे वही वाला लोड जो आप लोगों ने स्लेब से ट्रांसफर किया है, अब उसी लोड को आप सॉल्व करते हैं और उसमें आप कहते हैं कि जो डेप्थ ऑफ द बीम आप पहले इज्यूम करते हैं। मैंने आपको सिंपल थंब रूल बताया था कि डेप्थ ऑफ द बीम को इज्यूम करने का प्रोसीजर क्या होता है। जितना आपके पास स्पेन बिटवीन द कॉलम्स होता है वो जितना फुट में होगा उतनी इंचेस में आपने डेप्थ ऑफ द बीम जो है वो इज्यूम करनी है। लाइक अगर किसी सपोर्ट के बीच में 35 फुट का फासला है तो स्टार्ट करने के लिए बच्चा एक एजुकेटेड गेस लगाने के लिए कि कहाँ से स्टार्ट करे तो उसकी डेप्थ जो है वो 35 इंच के बराबर होगी। तो आप इस तरह से सवाल लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। जब आप ये डिजाइन का कोर्स है, डिजाइन के कोर्स में आपने डिजाइन करने जाना होता है, तो कोई भी डिजाइनर जो होता है वो किताबी नहीं होता या वो कोई बिल्कुल भी लकीर का फकीर नहीं होता। वो अपनी चीजें इस्तेमाल करता है, वो अपने लिए कुछ वैल्यूज इज्यूम करता है, उन वैल्यूज को फिर चेक करता है कि आया उनके जो इज्यूम्ड चीजें थी वो सही हैं कि गलत हैं। लिहाजा अगर वो सही होती हैं तो फिर वो उसकी इकानमी के मुताबिक सोचता है कि जी इकानमी में कितना इसको कम किया जा सकता है और साथ उसकी सेफ्टी के मुताबिक भी सोचता है। तो लिहाजा ये जितनी भी सारी इज्यूम्ड चीजें हैं ये कोई बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप हर जगह पे पूछते हैं हर जगह पे बीम की डेप्थ इतनी होगी, हर जगह पे कॉलम का जो साइज है वो इतना होगा। वो केस टू केस वेरी होता है बेटा। ये इस केस के अंदर इन्होंने इज्यूम डायरेक्शंस ली हैं और इज्यूम स्पेसिफिकेशंस ली हैं, तो ये वेरी हो सकती हैं। सही है बच्चा। ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है वो आप लोग करते हो। और जब आप मिनिमम सेक्शन जो है जिससे अगर आप सेक्शन को कम करते हो तो फिर आपको उसमें से नुकसान होता है, तो उस मिनिमम वैल्यू के ऊपर इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा बेटा ये बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें अलाउ कर दें एंटर होने के लिए। तो मैंने तो जो ग्रुप में लिंक शेयर किया है उसमें अभी तक जितने सारे बच्चे आए हैं हमने किसी को भी जो है वो नहीं किया हुआ। इसमें अलाउ का चक्कर है ही नहीं। जैसे आप एंटर होते हैं तो आप सारे ऑटोमेटिकली अलाउड है। तो जो बच्चे जिनको मसला हो रहा है तो वो वेटिंग रूम तो हमने ऑन ही नहीं किया। और इसमें एक मिनट बच्चा, मैं आपको जिन लोगों के मसले हो रहे हैं उनको मैं सॉल्व करता हूँ। बेटा आप जो बच्चे जिन्होंने साइन किया है अभी आप वो करें। आप सारे जो है वो वेटिंग रूम का चक्कर अगर इसमें किसी में था तो वो आपको समझ आ जाएगी। मैंने उसको क्लियर कर दिया है और आपको उम्मीद है इसमें से भी मसला नहीं होगा।
आप टेक्स्ट में अगर किसी को कोई मसला आ रहा है बच्चा, तो आप टेक्स्ट के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं। आपके जितने भी सवाल होंगे उसका जवाब हम देंगे। और अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बच्चा, क्योंकि ये जो सवाल है, ऑनलाइन जो टीचिंग है, इसमें इस तरह से होता है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं या समझते हैं, उसमें एकदम से आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड तो है नहीं। तो उसके लिए हमने आपको अलाउ किया हुआ है, आप में से जितने भी बच्चे हैं जो जिनको कोई मुश्किल आ रही हो या जो समझना चाह रहे हो, तो आपने हमें बताना है। और उसमें आपने ये करना है कि आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने की जरूरत नहीं है। जो चैट बॉक्स है वो आपका ऑन है, उसमें आप चैट जो है वो उसमें मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी कहाँ पे आपको मसला हो रहा है। सही है बच्चा। तो हम अभी तक जो चीजें हमने आपको डिस्कस करनी थी वो ये थी कि हमने पहले सर्विस डेड लोड जो है वो स्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेट किया। सर्विस डेड लोड अभी तक बच्चा ये जो 10-15 मिनट से हम कर रहे हैं, सारा हम पिछले वाली चीजों का ही रिवीजन कर रहे हैं। तो जो बच्चे अभी नए साइन इन हुए हैं, तो उनको ये बताता चलूं कि बेटा आप लोगों को ये चीजें जो अभी सुनाई दे रही है पिछले वाले लेक्चर का रिवीजन है, ताकि आप नए वाले, क्योंकि बच्चे बहुत सारे टाइम से 15 मिनट से हमारे पास पार्टिसिपेंट जो है वो सिर्फ अभी 38 के ऊपर पहुंचे हैं, और दोनों क्लास की स्ट्रेंथ तकरीबन कोई 80 के लगभग है। इसलिए जो है वो हम आपको ये बता रहे थे कि आप लोगों ने सारों ने अपना नाम, रोल नंबर, अटेंडेंस के लिए शेयर करना है, और जो अभी तक हमने बताया है ये सारा रिविजन का। अच्छा जी, अब अगर नए टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं, बच्चे जिन्होंने नहीं भी मतलब नहीं थे आए, तो 15 मिनट के बाद अब इतने क्लास का टाइम हो नहीं सकता, तो अब हम नया स्टार्ट करेंगे। बच्चा ये जो लोड्स गिवन है, इसमें अब बीम के लिए ये पिछला सवाल जो हमने किया था, अगर आपको याद हो तो उसी तरह का आप जहन में रख लें। हमने पहले सर्विस डेड लोड लिया है, सर्विस डेड लोड को। अच्छा, इसमें बच्चा आपको ये बता दूं, एक सेक्शन जो है वो थोड़ा सा एक लेक्चर पीछे था, दूसरा सेक्शन जो है वो एक लेक्चर आगे था। तो कुछ बच्चों को ये वाला जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि सर ये तो आपने हमें पढ़ाया है, लेकिन भाई एक लेक्चर है, वो वाले बच्चे थोड़े से पीछे रह गए थे, उनको एक क्लास जो है वो डिलीवर नहीं हुई थी, इसलिए ये वाला लेक्चर कुछ बच्चों के लिए नया होगा, कुछ के लिए पुराना होगा। तो दोनों सेक्शंस को एक लेवल पे लाने के लिए, ताकि वो एक ही जगह पे पहुंचे, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर्विस ग्रिड लोड जो है, ये स्ट्रक्चर के लिए आपने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, और सर्विस ग्रिड लोड जो है उसको जब भी आपने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर करने के लिए आपने क्या करना है, जो बीम है उसका सपोर्टिंग एरिया लेना है। अब बीम का सपोर्टिंग एरिया 10 फीट सेंटर टू सेंटर है, तो 10 फीट का हाफ बनता है 5 फीट। तो अब ये जो बीम जहां पे लगा होगा, ये 5 फीट लोड एक जगह से लेगा, और 5 फीट लोड जो है वो ये दूसरी जगह से लेगा। तो 5 फीट और 5 फीट का लोड जहां से ये ले लेगा, उससे आपने इसको लोड को ट्रांसफर करना है। तो सर्विस डेड लोड जो है ऑन द स्लेब, वो क्या है, 10 फीट मल्टीप्लाई बाय जो डेड वेट कैलकुलेट हुआ था। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये 0.125 है, 0.125 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 10 के साथ, तो उसका आंसर आया है 1.25। उसका आंसर आया है 1.25। अब इसी तरह से डेड लोड को आपने क्या करना है कि जी 1.5 सर्विस डेड लोड प्लस सर्विस जो सेल्फ वेट ऑफ द बीम है प्लस वो। तो सेल्फ वेट ऑफ द बीम को जो है वो हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब टोटल वैल्यू जो फैक्टर्ड लोड की है वो आई है 2.41। टोटल फैक्टर्ड लोड ऑन द बीम जो है वो 2.41 है। फिर आप क्या करते हो, नेल्सन के बुक से इंटीरियर सपोर्ट लोड को कैलकुलेट करते हो, और एक्सटीरियर जो है वो लोड को कैलकुलेट करते हो।
इंटीरियर जो नेगेटिव मोमेंट है वो आपके पास बराबर है कोएफिशिएंट डब्ल्यू यू एल एन टू द पावर या 2 या एल एन स्क्वायर। अच्छा बच्चा, बाज लोगों को हमने अलाउ किया था, उनकी माइक का शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैंने सारों को म्यूट कर दिया बेटा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के हेडफोन के आवाज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो मैंने दोबारा से उनको जो है वो म्यूट कर दिया। ये नेगेटिव मोमेंट आ जाएगा बेटा। नेगेटिव मोमेंट आफ्टर कैलकुलेटिंग द नेगेटिव मोमेंट, नाउ वी विल कैलकुलेट द पॉजिटिव मोमेंट, और द पॉजिटिव मोमेंट ऑलवेज अकर एट मिड स्पैन। पहले भी आपको बता चुके हैं बच्चा, नेगेटिव मोमेंट जो है वो सपोर्ट्स के ऊपर आता है, और जो पॉजिटिव मोमेंट होता है ये मिड ऑफ द स्पैन के ऊपर अकर करता है। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो एट द मिड स्पैन देयर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव मोमेंट, while at the supports there will be negative movement। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जब भी कोई छत डलता है, जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है, तो वो छत डलने में या वो स्ट्रक्चर बनते वक्त एक बात की जाती है, कहते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बार डाल दे। तो आम ठेकेदार को समझ नहीं होती, बट एक्स्ट्रा बार जो है ये बेसिकली होता है फॉर द नेगेटिव मोमेंट। तो वो लगा तो रहा होता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही होती ये किस चीज के लिए है। तो बेसिकली जो आपका ये मोमेंट है ये नेगेटिव मोमेंट के लिए आया जाता है, जो हम एक्स्ट्रा बार लगाते हैं। इसलिए जिस जगह के ऊपर सपोर्ट्स आते हैं, या सपोर्ट्स को आप ऐसे समझे जैसे दीवारें आ रही होती हैं, तो हर उस जगह पे हमने एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने होते हैं, क्योंकि दीवारों के ऊपर कभी भी पॉजिटिव मोमेंट नहीं आता, यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट होता है। इसलिए हम अक्सर आप देख रहे होते हैं ना, जो लोगों ने शेड्स बनाए होते हैं या जो लोगों ने जो पोर्शंस बाहर निकाले होते हैं उनके ऊपर अक्सर क्रैक आ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो वहां पे वो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। लिहाजा आप अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वहां पे कोई जरूरत नहीं होती, मिनिमम तो प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम का हम नहीं कह रहे, मिनिमम तो कोड की रिक्वायरमेंट है, वो तो हर जगह पे जो कोड कहता है मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है, कोड के हिसाब से वो मिनिमम रीइंफोर्समेंट तो प्रोवाइड करनी ही करनी है। लेकिन बाकी जो मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो आपका नेगेटिव मोमेंट होता है। तो नेगेटिव मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्स्ट्रा बार डालते हैं, जिसको आप लोग कहते हो कि ये एक्स्ट्रा बार है, वो एक्चुअली नेगेटिव मोमेंट्स के लिए होते हैं। अब जब हम बात करते हैं शेयर की बच्चा, ये सारी जो मोमेंट्स की बातें होती हैं बेटा, ये रिलेटेड होती है बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड। और जब हम शेयर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर जब भी लोड आता है बेटा, पहले आप इस बात को समझे, तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो बीम हो या स्लेब हो या कोई भी और मेंबर हो, उस पर जब लोड लगता है तो उसमें दो तरह के चेंजेस आते हैं या दो तरह के फोर्सेस वो फेस करता है। एक उसमें बेंडिंग आती है, दूसरा उसके शेयर होने का खतरा होता है। लिहाजा एज ए इंजीनियर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस काबिल बना दें कि ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर सके और ये शेयर फोर्स को रेजिस्ट कर सके, लिहाजा हमने एक कामयाब डिजाइन किया होगा। तो दो ही चीजें हम नॉर्मली देखते हैं। शेयर को रेजिस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था हम रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। जो बीम्स के अंदर रिंग्स होते हैं ये होते हैं शेयर को रोकने के लिए, और जो लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं, जो बड़े बड़े सरिये नीचे की तरफ डले जाते हैं, उसको हम कहते हैं ये मेन बार है। और मेन बार को हम लगाते हैं फ्लक्जर को रोकने के लिए या बेंडिंग को रोकने के लिए। तो लिहाजा दो चीजें आपने सीखनी है। जहां पे भी रिंग का इस्तेमाल होगा, मैं बीम की बात कर रहा हूँ बेटा, अभी कॉलम की बात नहीं हो रही, तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना। बीम के अंदर जितने भी रिंग्स डाले जाते हैं, जिसको आप लोग स्टेरप्स बोलते हो टेक्निकल जुबान में, वो स्टेरप्स होते हैं शेयर को कंट्रोल करने के लिए। और जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो है वो होते हैं फ्लक्जर को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आप कहीं पे रिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप शेयर के अगेंस्ट सेफ्टी को बढ़ा रहे हैं, और अगर आप कहीं पे लॉन्गिट्यूडनल बार्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस स्ट्रक्चर को अगेंस्ट बेंडिंग जो है वो मजबूत बना रहे हैं।
तो दोनों का फर्क आपको पता होगा तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि इस टाइम आप क्या कर रहे हैं, आप शेयर को कंट्रोल कर रहे हैं या आप बिल्डिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फ्लेक्सचर डिजाइन के लिए या लॉन्गिट्यूडनल बार्स कैलकुलेट करने के लिए आपको मोमेंट की जरूरत होती है। जब आपको आपका डिमांड मोमेंट मिल जाता है या वो मोमेंट जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर लग रहा है वो मोमेंट मिल जाता है, तो उससे आप कैलकुलेट करते हो मेन बार्स को या लॉन्गिट्यूडनल बार्स को। लेकिन जब आप शेयर की वैल्यू चाहते हो तो आप लगने वाले लोड से पहले शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो लगने वाले लोड से जो शेयर की वैल्यूज है वो इंटीरियर स्पेन पे और एक्सटीरियर स्पेन पे, कोई भी स्पेन बीम है उसमें मुख्तलिफ सपोर्ट्स होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से उसका इंटीरियर स्पेन भी बनेगा और उस हिसाब से उसका एक्सटीरियर स्पेन भी बनेगा। तो एक्सटीरियर स्पेन में और इंटीरियर स्पेन में जो मोमेंट्स के वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। इससे आप कैलकुलेट करेंगे शेयर की वैल्यू। वंस यू कैलकुलेटेड द शेयर वैल्यूज, तो अब आप डिजाइन करेंगे फ्लेक्सचर के लिए और शेयर के लिए। फ्लेक्सचर का डिजाइन जो है वो मैंने आपको बताया भी है पहले भी, यहाँ पे रिपीट भी करूं कि जो फ्लेक्सचर का डिजाइन है वो डिपेंड करता है कि कितना मोमेंट है। शेयर का डिजाइन डिपेंड कर रहा है कि उस जगह के ऊपर लगने वाले लोड्स की वजह से शेयर की क्या वैल्यू आ रही है। तो पहले यहाँ पे आप देखें, फ्लेक्सचर डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए बी इफेक्टिव। बी इफेक्टिव जो है ये स्पेन, आपको मैंने बताया कि बी इफेक्टिव टी बीम्स के अंदर होता है। टी बीम्स में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लेंज, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है टी बीम का उसको हम बोलते हैं विप। अब फ्लेंज और विब जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नॉर्मली स्लेब्स कहलाता है। हम कहते हैं ना बीम जो है ये हमेशा स्लेब के साथ कनेक्टेड होता है, और पाकिस्तान के अंदर स्लेब की मिनिमम थिकनेस जो है वो चेंज डाली जाती है। इसीलिए हमारे हर बीम की मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेन जो है वो कितनी होती है, वो चेंज होती है, क्योंकि फ्लेंज का पोर्शन बीम का वो वाला पोर्शन है जो स्लेब के साथ जुड़ा हुआ हो। मतलब ये कि बीम का जो ऊपर स्लेब पड़ रही है तो वो वाला पोर्शन उसका कहलाता है कि कितना ज्यादा जो है वेब ये फ्लेंज का पोर्शन इसका होगा। तो फ्लेंज के पोर्शन के हिसाब से हम बी इफेक्टिव निकालते हैं। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव मोमेंट के अंदर जो है वो अपवर्ड फेस पे कंप्रेशन होता है और डाउनवर्ड फेस के ऊपर टेंशन होती है। अपवर्ड फेस पे कंप्रेशन, डाउनवर्ड फेस पे टेंशन, जब हम मिड स्पेन की बात करते हैं। इसलिए हम पॉजिटिव सेक्शंस में ऊपर जो कंप्रेशन जोन है उसका विड्थ लेते हैं या उसकी कितनी जो है वो लेंथ है वो इज्यूम करते हैं। लेकिन जब हम आते हैं सपोर्ट्स के ऊपर, तो सपोर्ट्स के ऊपर मैंने आपको कहा कि साइन कन्वेंशन उलट हो जाते हैं। साइन कन्वेंशन कैसे उलट हो जाते हैं? साइन कन्वेंशन ऐसे उलट हो जाते हैं कि अब के बार जो टॉप बार है उसमें टेंशन आएंगी और जो बॉटम बार्स है उसमें कंप्रेशन आएगा। तो वो एक दूसरे के उलट हो जाएंगे जब हम बात करेंगे बी की, या जब हम बात करेंगे डिजाइन फॉर द मोमेंट की। तो डिजाइन फॉर द मोमेंट जब हम पॉजिटिव मोमेंट के लिए डिजाइन करेंगे तो हम बी इफेक्टिव की वैल्यू यूज करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव मोमेंट का डिजाइन करेंगे तो तब हम जो सपोर्ट्स के ऊपर विप का पोर्शन है उसकी डायरेक्ट वैल्यू लेंगे, उसमें बी इफेक्टिव कैलकुलेट करना नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट्स के ऊपर कंप्रेशन जो है वो डाउनवर्ड फेस पे होती है और जो डाउनवर्ड फेस है वो विब कहलाता है। तो सीधा सीधा जो विब की डायमेंशन गिवन होगी वो हम एज ए बी कंसिडर करेंगे। बेटा जूम के जो पहला वाला सेशन है इसका टाइम जो है वो एक्सपायर हो रहा है, मैं आपको दूसरा वाला लिंक जो है वो शेयर करता हूँ। तो 5 मिनट में आप दूसरे वाले लिंक के ऊपर काइंडली आ जाइएगा, तो वहां से इसको कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों की तादाद आज के लेक्चर में काफी कम है, मैनेजमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन का बताया हुआ है, तो काइंडली अपने बच्चों को कन्वे कर दीजिएगा। जो भी बच्चे सेशन के अंदर नहीं होंगे तो उनके मुतालिक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और ये बात मेरी नहीं है इसीलिए आपको कन्वे कर रहा हूँ। तो अभी तक मेरे पास पार्टिसिपेंट जो है वो सिर्फ
40 के लगभग हैं, तो जो भी बच्चे बाद में गिला करेंगे तो आई बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटेंडेंस मैटर बेटा। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको पता है जूम में रिकॉर्ड होती हैं, तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते हो कि ये बंदा था ये नहीं था। तो काइंडली अटेंडेंस को मेक श्योर कीजिएगा। 5 मिनट बाद मैं आपसे दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप लोग सारे आ जाइएगा। थैंक यू।